Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is enzymes. ठीक है, आप लोगों ने एंजाइम्स का टॉपिक पढ़ना है। लेक्चर नंबर 3 है ये हमारा आज का। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम एंजाइम में बहुत दफ़ा पीपीएससी के इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट आर एंजाइम्स। अब बच्चों को ये तो पता होता है कि उन्होंने सारी उम्र सारी ज़िंदगी एंजाइम्स पढ़ते हैं, 9th में पढ़ते हैं, 10th में पढ़े हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, बीएससी, एमएससी और एंटल आगे भी बहुत सारे पढ़ते हैं एंजाइम्स, लेकिन उन्हें डेफिनेशंस का नहीं पता होता है कि इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है। एंजाइम्स को अगर हम डिफ़ाइन करें तो एंजाइम्स हमारे पास केमिकल रिएक्शंस में यूज होते हैं, ठीक है, टू स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन, लेकिन खुद यूटिलाइज नहीं होते, उसमें स्पीड करते हैं ओनली हाई टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, उसमें यूज़ विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड करके स्पीड कर देते हैं हम बायोकेमिकल रिएक्शन को। ये है एंजाइम की प्रॉपर डेफिनेशन। इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम देखें तो एक दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था इसमें ये दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पियान एंड परसोज। ठीक है, 1833 में उन्होंने सबसे पहले एक एंजाइम डिस्कवर किया जिसका नाम था डायास्टेज। ठीक है, डायास्टेज क्या करता है? स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। क्या करता है? स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। इन्होंने सबसे पहले इस एंजाइम को डिस्कवर किया। ठीक है, ये क्या करता है? फिर स्पीड करता है केमिकल रिएक्शन को। एंजाइम की बात वो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद स्पेसिफिक इनेक्शन होता है कि एक स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए एक एंजाइम होगा। लोअर करता है एक्टिवेशन एनर्जी को। आपको पता है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू वर्क, उसको लोअर करता है, और इन विट्रो और इन वीवो में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। विलियम खूने एक पहला साइंसदान था, ये आपने याद रखना है। डिस्कवर इसे पीएनएन परसोज ने किया था, और सबसे पहले एंजाइम की जो टर्म यूज़ की वो विलियम खूने ने की। ठीक है, अच्छा, एक यहाँ पे एक आपको बताते चलूँ कि एक वर्ड है राइबोजाइम। ठीक है, राइबोजाइम जो है ये एंजाइम नहीं होता, बल्कि एंजाइम की तरह काम करता है। आपने ये याद रखना है। ये राइबोसोम्स में होता है और ये आरएनए का बना होता है। ठीक है, पेप्टाइड्स की फॉर्मेशन करता है, प्रोटीन की फॉर्मेशन कराता है, प्रोटीन के बॉन्ड्स को बनाने में काम आता है। ठीक है, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज राइबोजाइम की एग्जाम्पल है, ये आपने याद रखना है। एक्टिव साइट देखिए, ये एक एंजाइम है और ये इसका सबस्ट्रेट है। जो ये साइट है ना, ये वाली साइट इसकी, दिस वन इज़ द एक्टिव साइट, दिस वन हैज़ द एक्टिव साइट। ठीक है, ये 3 से 12 अमाइनो एसिड पे मुश्तमिल होती है, चार्ज होता है, और इसकी 3 डायमेंशनल कैविटी होती है। इसकी बाइंडिंग साइड भी होती है और इसकी कैटालिटिक साइड भी होती है। बाइंडिंग साइड वो होती है जहाँ पे आके सबस्ट्रेट बाइंड करता है, दिस वन इज़ द बाइंडिंग साइड। ठीक है, थोड़ी देर बाद ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और ये एंजाइम पीछे रह जाता है, और जब ये प्रोडक्ट में यहाँ कन्वर्ट होता है तो इसको कहते हैं कैटालिटिक प्रोसेस। और इसको यहाँ ये कैटालिटिक बाइंडिंग साइट के बाद ये कौन सी साइट बन जाती है? कैटालिटिक साइट। अब हम आ जाते हैं कोफैक्टर पे। कोफैक्टर हमारे पास नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जो एंजाइम के साथ बाइंड करता है उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है होलो एंजाइम, एक होता है एपो एंजाइम। होलो एंजाइम वो होता है जिसको नेसेसरी होता है कोफैक्टर के साथ बाइंड करना। कोफैक्टर्स जब तक उसके साथ अटैच नहीं होंगे तो वो एंजाइम अपना काम सही से नहीं कर पाएगा। और एपो एंजाइम वो होता है कि जब एंजाइम फंक्शनली इनएक्टिव हो जाए, तो जब उसके साथ कोफैक्टर नहीं मिलेगा तो एंजाइम जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा। इसको हम एपो एंजाइम कहते हैं। ठीक है, अब कोफैक्टर यहाँ पे लिख लें इसको, ये यहाँ पे इसको मिसिंग हो गया, इसको यहाँ लिख लें कोफैक्टर।
कोफैक्टर के आगे टाइप्स हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कोई भी मेटालिक आयन है, कॉपर, जिंक, फेरस वगैरह, ये एंजाइम के साथ बाइंड करेंगे और डिटैच हो जाएंगे। जब उसके साथ सबस्ट्रेट बाइंड करेगा तब उसके साथ बाइंड करेंगे और बाद में डिटैच हो जाएंगे। इनऑर्गेनिक को आपने मेटालिक आयन के साथ ही मेजरली तौर पे याद रखना है। ऑर्गेनिक कोफैक्टर दो तरह का होता है, कोएंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोएंजाइम में एटीपी, एनएडी एंड एफएडी आते हैं और ये डेरिवेटिव होते हैं किसके, विटामिन के। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है कि कोएंजाइम्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ व्हाट, विटामिन्स। प्रोस्थेटिक ग्रुप हमारे पास ऑर्गेनिक कोफैक्टर है जो बहुत ज़्यादा टाइटली बाइंड होता है। इसकी एग्जांपल है साइटोक्रोम। मॉडल्स पे आ जाएं, लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल। लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक जो एक्टिव साइट की जो साइट होती है वो स्पेसिफिक होती है, ठीक है। वन सबस्ट्रेट फॉर वन एंजाइम, ठीक है, मोर देन वन सबस्ट्रेट फॉर वन एंजाइम। इसमें आपने सिर्फ वन याद रखना है, ओनली वन, और इसमें आपने याद रखना मोर देन वन सबस्ट्रेट कैन बाइंड टू द एंजाइम, ठीक है। इसमें हेक्सोकाइनेज एंजाइम और एलोस्टेरिक एंजाइम, रेगुलेटरी एंजाइम्स और एलोस्टेरिक एंजाइम्स आएंगे। कार्बोनिक एनहाइड्रेस का काम क्या है कि इसने आपके पास हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन को ऐड करना है, ठीक है, और कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन कराना है। यानी दो काम कर रहा है ये एट अ टाइम। ये क्या कर रहा है, ये दो काम कर रहा है। यानी एक एंजाइम एट अ टाइम दो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर सकता है ना इंड्यूस फिट मॉडल के मुताबिक, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस भी दो काम कर रहा है, ठीक है। एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेस भी इस तरह दो काम कर रहा है, ये आपने याद रखना है। रेगुलेटरी और एलोस्टेरिक एंजाइम्स होते हैं, इसमें नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके फैक्टर्स आप लें। सबसे पहले एंजाइम्स को मेंटेन रखने के लिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। उसके बाद इसकी एक पीएच है 6 to 7 पीएच, ठीक है। सबसे पहले इंक्रीज़ इन टेम्परेचर होता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे पहले ब्रेक होते हैं, ठीक है। पीएच अगर चेंज हो तो इससे आयोनिक चार्ज पे एंजाइम के अफेक्ट होता है। एंजाइम की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो तो एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो बढ़ती है, और अगर सबस्ट्रेट इंक्रीज़ हो तो एक वक्त के लिए तो एंजाइम की एक्टिविटी नॉर्मल रहती है, लेकिन जैसे ही सेचुरेशन पॉइंट पे पहुंचता है तब वो नॉर्मल हो जाता है। अब सेचुरेशन पॉइंट का मतलब क्या होता है, आपने यहाँ पे ये इतने ये वाली सेचुरेशन साइट, दिस वन इज़ द सेचुरेशन साइट, ठीक है। ये एक एंजाइम है, ये तब तक सबस्ट्रेट पे है और इसकी कॉम्प्लेक्स यूँ होनी चाहिए। क्यों ये सेचुरेशन पॉइंट है इसका, क्यों, क्योंकि हम एक एंजाइम के अंदर सबस्ट्रेट डाल रहे हैं। एक वक्त आएगा जब एक एंजाइम की तमाम एक्टिव साइट फुली एक्यूप्ड हो जाएंगी सबस्ट्रेट से, और उसको आगे मौका नहीं मिलेगा काम करने का कि वो फर्दर अपने रिएक्शन को प्रोसीड कर सके। इसलिए इसको हम कह रहे हैं कि ये यहाँ पे सेचुरेशन पॉइंट पे पहुँच गया। एंजाइम की इनहिबिशन की टाइप्स देखें तो कॉम्पिटिटिव एंजाइम्स होते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम्स होते हैं। कॉम्पिटिटिव एंजाइम्स जिसमें स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी की बेस पे कोई भी चीज़, कोई भी इनहिबिटर आके एक्टिव साइट पे बाइंड कर देता है और एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देता है। मेलोनेट की स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज से बहुत मिलती है, इसलिए ये यहाँ पे आके बाइंड करता है लेकिन कैटालाइज नहीं कर सकता आगे रिएक्शन को। क्यों, क्योंकि ये तो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही नहीं है जो एंजाइम की को प्रोसीड कर सके एंजाइम के रिएक्शन को। मेलोनेट सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज को आके वो करता है, इसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, बाइंड तो कर जाता है क्योंकि स्ट्रक्चर सिमिलरिटी की बेस पे, लेकिन आगे कैटालाइज नहीं कर सकता एंजाइम रिएक्शन को, ठीक है। और किस में कन्वर्ट करना होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज ने, फ्यूमारेट में। नॉन कॉम्पिटिटिव में ये होता है कि देखिए मैं यहाँ पे समझाती हूँ आपको कि ना ये एक एंजाइम है,
और ये उसका सबस्ट्रेट है। बट होता ये है कि ना ये इनहिबिटर है ना, ये आके यहाँ बाइंड कर देगा, यहाँ बाइंड नहीं करेगा, यहाँ बाइंड करेगा, अदर देन एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा। और इस साइट को हम क्या कहते हैं, एलोस्टेरिक साइट। ठीक है, ये रिवर्सिबल भी होता है और इरिवर्सिबल भी होता है। रिवर्सिबल वो होता है कि अगर ये इसके साथ बाइंड करे तो दोबारा डिटैच होके दोबारा भी बाइंड कर सके, लेकिन इरिवर्सिबल में ये एक दफ़ा तो इसके साथ बाइंड करेगा, फिर इसके टुकड़े टुकड़े कर देगा इस एंजाइम के, और दोबारा ये कभी भी लाइफ में अनएबल टू कैटालाइज द रिएक्शन होगा। यानी इरिवर्सिबल का मतलब है कि भी दोबारा नहीं एंजाइम कैटालाइज कर सकता, और रिवर्सिबल का मतलब है कि दोबारा कर सकता है। ठीक है, रिवर्सिबल में आपने याद रखना है कि फीडबैक इनहिबिशंस के रिएक्शंस होते हैं, और साइनाइड्स जो ये जहर होते हैं ना, ये तो आपको पता है कि जैसे ही हम कोई भी बंदा जहरीली चीज़ खा ले तो उसकी फ़ौरन डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो एंजाइम को जाके बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है उसकी बॉडी की, इस वजह से। अब हम रिएक्शन की बेस्ड पे इसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं एंजाइम की। सबसे पहले ऑक्सीडो रिडक्टेज जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन करते हैं, इसमें आपने याद रखना है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ठीक है, ट्रांसफेरेज का मतलब ही जाहिर हो रहा है कि इसने ट्रांसफ़र करना है फंक्शनल ग्रुप एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम से, हेक्सोकाइनेज एंजाइम्स में। ठीक है, हाइड्रोलेज का मतलब है कि इसने लार्जर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर में तोड़ना है पानी की मौजूदगी में। रेनिन, ट्रिप्सिन, यहाँ पे ये वर्ड यार, ये आई थिंक इसका मिसिंग हो गया, टाइप गलत हो गया। ये वर्ड है पेप्सिन। ठीक है, जो स्टमक में होता है, पेप्सिन, रेनिन एंड ट्रिप्सिन, ये याद रखना आपने। लाइएजेस का मतलब होता है कि इन्होंने लार्जर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को छोटे में तोड़ना है, लेकिन पानी की मौजूदगी में नहीं तोड़ना। ठीक है, साइटो हिस्टडीन डी कार्बोक्सिलेज, ये क्या करता है, ये हिस्टडीन, ये हिस्टामाइन पे जाके ना, हिस्टामाइन पे जाके ये बाइंड करता है ये एंजाइम, और इसको तोड़ देता है किस में, वाटर में, हिस्टामाइन में, हिस्टडीन में और वाटर में। ठीक है, हिस्टडीन डी कार्बोक्सिलेज आपने किस में याद रखना है, लाइएसेस में याद रखना है। आइसोमरेज का आपको मतलब पता है कि एक ही फंक्शनल ग्रुप का दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान आपस में इंटर ट्रांसफ़र होना, उसको आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है, आपने ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ा होगा कि वो फ्रुक्टोज जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तो वहाँ एक एंजाइम यूज़ होता है जिसको हेक्सोज फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज कहते हैं। ये वहाँ पे आइसोमेरेज होगा। लाइगेजेस का मतलब होता है कि दो मॉलिक्यूल्स को आपस में बाइंड करना। और आपने पता है कि जब आपने डीएनए के रेप्लिकेशन पढ़ते हैं हम लोग, तो उसमें डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 और 3 का जिक्र करते हैं। तो ये वो पॉलीमरेजेस हैं जो लाइगेजेस का काम करते हैं, यानी जोड़ने का काम करते हैं। और भी इसकी फर्दर होती हैं जैसे प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेजेस, लाइपेजेस एंड न्यूक्लियसेस। मैं इनको आपको फर्दर इनका बता देती हूँ कि प्रोटीएजेस में सबसे पहले हम कहते हैं कि जो लार्जर पॉलीपेप्टाइड को स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ती हैं। ठीक है, अमाइनोपेप्टिडेजेस एंड कार्बोक्सीपेप्टिडेजेस जो पेप्टोन्स को डाईपेप्टाइड्स में तोड़ती हैं। और रिप्सिन आपको पता है जो डाईपेप्टाइड्स को फर्दर किस में तोड़ते हैं, डाईपेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड्स में तोड़ते हैं। ये प्रोटीजेज होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का आपको पता है अमाइलेज होते हैं, आपके पास लाइपेज होते हैं, माल्टेज एंजाइम्स होते हैं, सुक्रेज एंजाइम्स होते हैं, और अमाइलेज आपको पता है हमारे स्लाइवा में होता है। ठीक है, जो स्टार्च और ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट करता है, माल्टोज में। ठीक है, फिर उस पर माल्टेज एंजाइम एक्ट करता है तो वो दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है। सुक्रेज आपको पता है जो फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में तोड़ता है। ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। लाइपेजेस में आपको पता है कि पेंक्रियाटिक लाइपेज
आपके लिपिड के मॉलिक्यूल को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़ता है। न्यूक्लियस आपको मतलब से ज़ाहिर हो रहा है कि डीएनए और आरएनए की ब्रेकडाउन होता है। ये इसके फर्दर्स थे। आई होप कि इंशाल्लाह आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, बहुत ईजी था। थैंक यू सो मच। वेटिंग फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, द सेल बायोलॉजी।